Okay, so welcome to Camp Siksha. Again, the same series, 10 question in 10 minutes. And this time the chapter is called Biomolecules, sometimes also called as carbohydrates and amino acids and vitamins and so on. So let's begin the series. Okay, so पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट एल्डोस एल्डोस मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही याद करने वाला सवाल कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, ये आपका फर्स्ट मेंबर है। इसी से ही सारे के सारे जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आप नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं जितने भी एल्डोसेस हैं वो सभी के सभी इसी से ड्राइव्ड है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल सेंटर्स है। सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए चैप्टर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से बना लो जरा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ और सबसे नीचे CH2OH और बाकी बची हुई जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन मतलब कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। So this is the carbon having 4 different substituent. This is the carbon having 4 different substituent. This one and this one. तो एक दो तीन चार, चार ऐसे कार्बन नजर आ रहे हैं मेरे को जिसके पास 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 4 आपके पास कायरल सेंटर्स यहाँ पे हैं। तो 4 कायरल कार्बन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देखा और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर जवाब देने के लिए आपको अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं भी याद है, उसके नंबर ऑफ कार्बन नहीं भी याद है तो चलेगा, कोई बात नहीं। आपको अगर खुला स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का याद है तो उससे भी काम चल जाएगा। जैसे अगर आप देखो तो खुला स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का अगर देखें तो कुछ ग्लूकोज जैसा ही बनता है, बस ग्लूकोज में सबसे पहला कार्बन एल्डिहाइड था, इसमें सेकंड कार्बन पे कीटोन है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो अगर आप देखें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कीटोन है फ्रक्टोज में, जबकि उसमें एल्डिहाइड था। ये जो आपके पास सी डबल बॉन्ड वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर चला जाता है पहले कार्बन पे। तो फिलहाल अगर आप देखो तो इसमें जो सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कार्बन है वो कौन सा है, सेकंड कार्बन है। एक दो तीन चार पाँच छः। तो सिंस ये सेकंड कार्बन है तो सेकंड कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन बनेगा। तो इसमें अगर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर याद है, आपको रिंग स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा। मैं आपका काम मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बना लो। रिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे फ्रक्टोज का तो वो कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग बनता है। 5 मेंबर रिंग पे आपको याद होगा यहाँ पे OH होता था, यहाँ पे CH2OH होता था, यहाँ पे आपके पास CH2OH होता था, यहाँ पे एक H होता था और एक H यहाँ होता था, एक OH यहाँ होता था, OH यहाँ होता था और H यहाँ होता था। ये मैंने इसी से ड्राइव किया। अच्छा, इसमें जो ये कार्बन है, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन होता है, ये वाला कार्बन ये है, और ये जो है ये सेकंड कार्बन है। दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह से ये 6 कार्बन है। और एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, एनोमेरिक कार्बन आपका ये होगा जो कि आपका कीटोन वाला फ्रैक्शन था। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन को देखने का एक और मैं आपको तरीका बताऊं। अगर कभी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन हो और आपसे पूछ ले एनोमेरिक कार्बन कौन सा है ये बताओ, तो आप ऐसा कार्बन ढूंढने की कोशिश करा करो जो साइमल्टेनियसली दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हो। तो दिस इज दी ओनली कार्बन जो दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये देखो ना, इधर से ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये इधर से भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऐसा इकलौता एक ही कार्बन है पूरे स्ट्रक्चर में जो दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो कि दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हो साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर ऐसा कार्बन आपको मिल जाता है तो दैट कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। तो अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले से ही पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ग्लूकोज का एपिमर कौन है, C2 एपिमर। वो भी एपिमर क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको इन सबके याद है, जैसे इसने बोला गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, तो अगर आपको इनके सबके स्ट्रक्चर्स याद हैं और ग्लूकोज का भी इवन, अगर हमको इनके स्ट्रक्चर्स याद है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बाकी जगह पे तो सेम रहे, बाकी कार्बन पे तो बिल्कुल सेम रहे, बस सेकंड कार्बन पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। जैसे ग्लूकोज का अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लूकोज का इसका आंसर क्या है, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज कौन होगा, मेनोज होगा। ठीक है, C2 कार्बन पे बस आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। जैसे अगर मैं बात करूं
ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी क्या बताया था, यहाँ पे एक OH होता है, यहाँ पे एक OH होता है, यहाँ पे एक OH होता है, यहाँ पे एक OH होता है और CH2OH यहाँ होता है। जहाँ मैंने कुछ नहीं लगा वहाँ हाइड्रोजन मान लेना है, यहाँ हाइड्रोजन से। अच्छा, ये क्या हुआ, ये तो हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर मैं मैनोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैनोज के स्ट्रक्चर में आपको फर्क क्या दिखेगा, मैनोज के स्ट्रक्चर में बस आपको सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिखेगा जो वहाँ दिखा था, बस आपको फर्क क्या दिखेगा, सेकेंड कार्बन पे चेंज नजर आएगा। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम, बस और बस सेकंड कार्बन पे अगर आपका स्ट्रक्चर बदल रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रिश्ता रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के C2 एपिमर है। इसी तरह से आप अगर देखोगे गैलेक्टोज को, तो गैलेक्टोज का चौथे कार्बन पे 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे पलट जाएगा। तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में बिल्कुल ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट वो चौथे कार्बन पे उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। तो जिस भी कार्बन पे स्ट्रक्चर बदल जाए उसको उस टाइप का एपीमर बोल दो। तो अगर इन दोनों का आपस में रिश्ता देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के C4 एपीमर है, क्योंकि चौथे कार्बन पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बाकी सारा सेम है। और इन दोनों का अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, ये दोनों एक दूसरे के C2 एपीमर है, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, बस इनका सेकंड कार्बन पे स्ट्रक्चर बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज की रिएक्शन कराई इसने फिनाइल हाइड्रोजीन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब लैब में, अगर आपने कभी केमिस्ट्री लैब में काम करोगे तो आप इसको बनाओगे, बकायदा लैब में परफॉर्म किया जाता है, इजी रिएक्शन है, हो जाता है। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो आपके पास ग्लूकोज है और इसको आपने फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन किया है, PH NH NH2 से एक्सेस में। तो ऐसा करने पे कंपाउंड क्या बनेगा, ऐसा करने पे कंपाउंड ये बनेगा, शुरू के 2 कार्बन का यूज होगा और यहाँ से बन जाएगा क्या, यहाँ से बन जाएगा NNHPH, और आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड NNHPH, और बाकी सारा नीचे के जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रह जाएगा, नीचे कोई चेंजेस नहीं है, बस ऊपर के 2 कार्बन डबल बॉन्ड NNHPH लग गया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं ओसाजोन। तो ये क्या बना दिया हमने, ये हमने ओसाजोन बना दिया, ये येलो डिपोजिशन बन जाता है, येलो कलर का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ये टेस्ट भी होता है लैब में, अगर आपको कभी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना होता है आप ओसाजोन बना के टेस्ट कर लेते, येलो PPT अगर आपको मिल जाते तो यू कैन से कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, फिलहाल ये क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये पूछ रहा है कि बनेगा क्या। अच्छा जी, तो ये ग्लूकोज का ओसाजोन बनेगा, तो ग्लूकोसाजोन बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन-कौन है जो सेम ओसाजोन बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनका ऊपर के 2 कार्बन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन्स पे उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो वो सब ऑलवेज सेम ओसाजोन बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया ग्लूकोज और मैनोज के बारे में, तो ग्लूकोज और मैनोज में बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम था, बस और बस कहाँ पे फर्क था, फर्क यहाँ पे था कि आपका सेकंड कार्बन पे फर्क था। तो इन दोनों का ओसाजोन सेम ही बनता है। ये है ग्लूकोज, जबकि ये है आपका मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज को अगर मैं देखूं तो इन दोनों का स्ट्रक्चर नीचे नीचे का सेम है। मैंने आपसे क्या बोला, ऊपर के 2 कार्बन को छोड़ दो और नीचे वालों को देखो, इज इट सेम, क्या ये सेम है। अगर ये इतना पोर्शन सेम है, ऊपर के 2 कार्बन को छोड़ के बाकी सेम है, तो दे विल फॉर्म सेम ओसाजोन। तो ये दोनों सेम ओसाजोन बनाते हैं। सिमिलरली ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज की बात कर लो, फ्रक्टोज भी अगर आप देखोगे तो ऊपर के 2 कार्बन में ही तो वेरिएशन है, बाकी अगर आप देखोगे तो नीचे का सेक्शन तो सेम है। फ्रक्टोज में भी, फ्रक्टोज में भी अगर आप देखोगे तो नीचे का सेक्शन तो बिल्कुल सेम है। तो अगर 2 कार्बन को छोड़ के बाकी नीचे का सेक्शन अगर सेम होता है तो दे ऑलवेज फॉर्म सेम ओसाजोन। तो ये सब सेम ओसाजोन बनाएंगे, तो फ्रक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, दे विल ऑल थ्री कैन फॉर्म सेम ओसाजोन। दैट्स व्हाई आप क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा, फिलहाल सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों के दोनों सेम ओसाजोन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वेरी फेमस क्वेश्चन, इसे तो रट लो, ये तो आपके काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछता है, इसको जरा याद कर लो। मैं आपको याद कराया था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन होते हैं। तो हमारे कोर्स में हम जितने भी शुगर्स पढ़ते हैं वो सब आपको हमेशा याद होने चाहिए कि भाई जितने भी मोनोसैकराइड्स पढ़ते हैं, मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स में आप चाहे ग्लूकोज की बात करो, आप चाहे फ्रक्टोज की बात करो, आप चाहे मेरे से मैनोज की बात करो, चाहे आप मेरे से गैलेक्टोज की बात करो, जितने भी हम पढ़ते हैं, हम आपको जितने भी मोनोसैकराइड्स याद आ रहे हो वो सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसैकराइड्स की अगर मैं बात करूं तो डाइसैकराइड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो लैक्टोज है आपका,
माल्टोस है, ये आपके क्या आते हैं, ये आपके डाइसैकेराइड्स है जो कि आपके रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग में आप एस वाले याद रखो। एस वाले मतलब क्या? एस वाले से डाइसैकेराइड्स के अंदर आपका एक एग्जांपल आता है कॉल्ड सुक्रोस। सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड के अंदर एक एग्जांपल आता है, आपने याद किया होगा, पॉलीसैकेराइड में एक एग्जांपल होता है कॉल्ड एज स्टार्च। स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग है। सिमिलरली सेलुलोज, सेलुलोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन ये जो आपको दे रखा है सेलोबायोज, तो ये जो सेलोबायोज है ये आपका रिड्यूसिंग है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, तो सुक्रोस विल बी नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने HiO4 लग जाएंगे। तो HiO4 तोड़ने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ जरा। HiO4 किसको इसको तोड़ सकता है? HiO4 इसको तोड़ सकता है अगर आपके बराबर बराबर में कभी OH हो, किसी कार्बन, मान लो CH2 CH2 OH हो, तो HiO4 आके इनको बीच में से तोड़ सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास कभी यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, C डबल बॉन्ड हो, समथिंग हो, और यहाँ पे OH हो, तो HiO4 इसे भी तोड़ सकता है। इवन अगर आपके पास कभी दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो HiO4 इसे भी तोड़ सकता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में HiO4 कहाँ कहाँ से अटैक मारेगा और कहाँ कहाँ से तोड़ेगा। HiO4 यहाँ से भी तोड़ देगा, HiO4 इसको भी तोड़ देगा, HiO4 इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा। ठीक है जी। तो आपको क्या नजर आ रहा है? OH 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 और यहाँ पे एल्डिहाइड देन OH, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके 5 HiO4 के मॉलिक्यूल लग जाएंगे इसको तोड़ने में ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन आपका pH 4 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो pH 4 तो अब बकायदा एसिडिक ही तो नजर आ रहा है। अगर मैं ग्लिसरीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्लिसरीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लिसरीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होता है फिलहाल। बाकी इसका ज्विटर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ज्विटर आयन की तरह जब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो एसिडिक मीडियम अगर मैं दूं, चाहे बेशक मैं इस वाले को एसिडिक मीडियम दूं, चाहे मैं इसको एसिडिक मीडियम दूं, अगर मैं दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म को अगर एसिडिक मीडियम दूंगा तो वो क्या बनाएगा? एसिडिक मीडियम आके इसको प्रोटोनेट कर देगा, जिसकी वजह से बन जाएगा NH3+, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COH। ठीक है जी। और अगर मैं इसमें एसिडिक मीडियम दूं तो ये तो ऑलरेडी प्रोटोनेट है और ये माइनस प्रोटोनेट हो जाएगा यहाँ पे, तो इससे भी क्या बन जाएगा? NH3+ CH2COOH। तो ऐसा करने से ये भी आपका सेम ही चीज बन रही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर विल बी दिस थिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसको, इसमें अगर आप देखो तो ये आपको कोई पॉलीमर टाइप दे रखा है, ट्राइपेप्टाइड है, 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, और पूछ रहा है कि इस अमीनो एसिड में ग्लीसरीन देन एलेनिन देन ग्लीसरीन ये कहाँ पे नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं ग्लीसरीन क्या होता है। ग्लीसरीन होता है आपका, सॉरी मैं ग्लीसरीन बोल रहा हूँ, इट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है? ग्लाइसिन होता है आपका, ग्लाइसिन इज समथिंग कि आपके पास CH2 है, COOH है, और यहाँ पे आपके पास NH2 है, दिस इज ग्लाइसिन। देन एलेनिन की अगर मैं बात करूं तो एलेनिन क्या होता है? एलेनिन होता है आपका यहाँ पे CH3 और ये होता है COOH और ये होगा NH2। सिमिलरली अगर मैं फिर से ग्लाइसिन की बात करूं तो फिर से आपके पास देखना चाहिए CH2 COOH और NH2। तो आपको ये देखना है कि इन चारों में से किस जगह पे आपको ये चीज नजर आएगी अगर आप इसको क्या करते हो, इसको तोड़ दोगे। तो मान लो तोड़ना कैसे होता है, अमाइड से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, तो यहाँ से टूटने के बाद एक तो ये चीज बन गई, एक चीज ये बन गई, एक अमाइड इसका टूट गया। ठीक है जी। और यहाँ से तोड़ दिया, तो मतलब मेरे को जहां से भी अमाइड दिखा मैंने वहां से तोड़ दिया। एक बार यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ अमाइड दिख रहा है यहाँ से तोड़ दो, यहाँ अमाइड दिख रहा है यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो और यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो और यहाँ से तोड़ दो। अगर आप देखोगे तो कौन से ऑप्शन में आपको ये तीनों चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं इसी सीक्वेंस में, पहले ग्लाइसिन देन एलेनिन देन ग्लाइसिन। तो ऑप्शन सी में आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी में आपको क्या क्या नजर आएगा। ऑप्शन सी में आपको एक तो ये फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ये फ्रैक्शन जाके ग्लाइसिन बना देगा। एक आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है, ये सेक्शन जाके एलेनिन बना देगा। एक आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है, ये सेक्शन फिर से जाके ग्लाइसिन बना देगा। तो आपको क्या दिख रहा है? ग्लाइसिन देन एलेनिन देन ग्लाइसिन। तो आपको क्या करना है? आपको अमाइड वाले बॉन्ड को तोड़ना है, इस वाले इसको COH बना देना है, इसको NH2। यहाँ से अमाइड वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा COH, ये बन जाएगा NH2। ऐसा करने से ग्लाइसिन एलेनिन ग्लाइसिन, ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है।
इसके अलावा भी याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे विटामिन्स है, प्रोटीन है, उनके स्ट्रक्चर्स है, डीएनए, आरएनए है, उनके बेसिस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी में जो स्टफ लिखा है वो उसको याद करें। आपके जेईई मेंस में और नीट में आपको बहुत काम आएगा। एडवांस भी कभी-कभी इसके ऊपर टारगेट करता है, बट जेईई मेंस और नीट में तो आना ही आना है क्वेश्चन। So this was a quick revision on biomolecule chapter. So I hope I helped you. Please subscribe to Section. Thank you.